हेलो एवरीवन, आई एम रिचन, यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड इंडेक्स एंड रैंकिंग तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023, क्योंकि चल रही है मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज। ऑलरेडी इस सीरीज में हमने कुछ सेगमेंट्स कवर कर लिए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। देन हमने नेशनल न्यूज़ कवर कर ली है। आज हम इंटरनेशनल रैंकिंग और स्पोर्ट्स कैटेगरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेट, साइंस, टेक, डिफेंस वाला सेक्शन रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सारे ही सेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है कि आपने एक पार्ट नहीं देखा तो आप दूसरा पार्ट नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद एनी सेगमेंट और बाद में आप रिमेनिंग पार्ट्स को देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। एंड न्यू स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली बता दूं, ये जो 5 to 6 सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हम मंथली सीए कवर करते हैं, उनका एक सिंगल मंथली पीडीएफ होता है, कंसोलिडेटेड A4 पीडीएफ होता है। वो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो बच्चे चाहें वहां से जाकर के ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो बच्चे रेगुलरली पीडीएफ की मदद से पढ़ते हैं उनको या तो सीए सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाना चाहिए, दिस इज व्हाट वी रेकमेंड, या फिर आप पीडीएफ बैंक की तरफ मूव कर सकते हो। दोनों ही आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। जितने भी कोर्सेज सब्सक्रिप्शंस होते हैं वो ऐप पे अवेलेबल होते हैं, ताकि आपको एक बार पीडीएफ बाय ना करना पड़े। ये टाइम भी बचाएगा आपका और पॉकेट फ्रेंडली भी होगा। और सिर्फ अगर सीए नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट के भी पीडीएफ लेने हैं आपको, जो भी कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है उसके, तो आप पीडीएफ बैंक की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए होती है तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस ऑन parchamclasses06@gmail.com। बाकी भी एरियाज है जहाँ आप लिख सकते हो, ऐप पे चैट कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हर जगह टीम आपको सपोर्ट करने वाली है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं आज के पहले सेक्शन के पहले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, अगर आंसर आता है लिखिए कमेंट सेक्शन में, नहीं आता डू नॉट वरी, आज के वीडियो में हम सीखेंगे इसको। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, यानी कि 2023 की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो रही, विश्व प्रतिभा रैंकिंग, उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा। इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग या इंडेक्स होता है, सूचकांक वगैरह होता है, तो इंडिया की पोजीशन क्या रही, टॉप कौन सी कंट्री रही, या कौन सी इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है जिसने उस रैंकिंग को रिलीज किया है, ये चीज़ें आमतौर पर पूछ ली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन है, आता है आंसर तो लिखिए, नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। तो चलो अब हम बढ़ेंगे सबसे पहली कैटेगरी, इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट्स। इंटरनेशनल इंडेक्सेस भी देखेंगे और नेशनल हमारे इंडिया से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स वगैरह रिलीज हुई हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन पढ़ना शुरू करें उससे पहले जल्दी से मैं बता दूं कि Q3 का सवाल ई बुक लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता क्या है ये, मैं बता देती हूँ कि हर क्वार्टर में, यानी हर 3 महीने में एक बार हम 300 से भी ज़्यादा MCQs करंट अफेयर से लेकर के और उनका एक कंपाइलेशन बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस भी होते हैं और उनसे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो अगर आप अपनी लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, या बिल्कुल टाइम नहीं है और आपको क्वेश्चंस नज़र से निकालने हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टूल होता है Q3, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का ये पूरा बुकलेट रिलीज हो चुका है। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए इसका, यानी सारे क्वार्टर के मिल जाए, तो आप परचम ऐप पे जाके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इंडिविजुअल आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल है Q3 की बुकलेट, ठीक है जी। एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू ना, आप अपनी क्वेरीज प्लेस कर सकते हो। तो ये परचम हेल्पलाइन है, सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। इसमें एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पर अपना क्वेरी राइट डाउन भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो 10 to 6 के बीच में, क्योंकि ऑफिस आवर्स होते हैं, संडे को अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो इन दैट केस आप ऐप चैट वगैरह बाकी फीचर्स यूज़ कर लीजिए। और एक और फीचर आपके लिए परचम लेकर के आया, दैट इज एग्जाम गाइडेंस सेल। यहाँ तो आप सिर्फ परचम से रिलेटेड क्वेरीज प्लेस कीजिए, लेकिन अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम देना चाह रहे हो, या आपको पता ही नहीं है कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप ये एग्जाम गाइडेंस सेल वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे कॉल करने का टाइम दिन में 2 से 4 का है। व्हाट्सएप आप कभी भी कीजिए, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, मेंटोर होते हैं पर्टिकुलरली, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपके डाउट्स हैं आप एग्जाम से रिलेटेड यहाँ, परचम से रिलेटेड यहाँ एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जाइए जल्दी से, एक छोटा सा टीजर है 8-9 सेकंड का, जिसमें आपको सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन परचम के पता लग जाएंगे, वो देखिए और लौट के आइए, क्योंकि हमें शुरू करना है हमारा पहला न्यूज़। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। पहले इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टॉप फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2023। 2023 की फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट सामने आई कि भाई कौन कौन से इंडिया के रिचेस्ट लोग हैं, और उसमें टॉप किया है मुकेश अंबानी ने, सेकंड आए हैं गौतम अडानी। इनकी अगर आपको वेल्थ का भी थोड़ा देखना है तो अंबानी की 99.7 बिलियन US डॉलर्स और
अडानी की 63.71 बिलियन यूएस डॉलर्स। थर्ड नंबर पे मिस्त्री फैमिली आई है जो कि शाहपुर जी पलौंजी ग्रुप की है, और फोर्थ नंबर पे पूनावालास आए हैं। सो टॉप 3 इंपॉर्टेंट है, मुकेश अंबानी एंड अडानी फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। स्विट्जरलैंड रैंक नंबर 1 इन वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2023, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज, दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं उसकी रिपोर्ट सामने आई है, और ये वर्ल्ड रिपोर्ट्स एनुअल बेस्ट कंट्री रैंकिंग इस तरीके से इसको लाया गया है, और उसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने कंसेक्टिवली सेकंड ईयर। पिछले साल भी इसी ने टॉप किया था, इस साल भी इसने टॉप किया है। कनाडा रहा सेकंड नंबर पे, स्वीडन रहा थर्ड नंबर पे। इंडिया कौन से नंबर पे रहा वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज में? तो हमारा नंबर 30th रहा, 30 नंबर पे हम रहे। ओके, चलिए इंडिया रैंक 52। अब ये इस तरह के इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन सा रहा? 52 रहा। हमारा रैंक थोड़ा ऊपर आया, पहले 59 था, अब 52 आया है। ये जो इंडेक्स है ये एनुअल सर्वे है, नीदरलैंड बेस्ड फर्म है, वो रिलीज करती है, और 5 फैक्टर्स यानी 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये पूरा इंडेक्स या पूरी एक रैंकिंग इशू की जाती है। कौन से पैरामीटर्स को जज के बेसिस पे जज किया गया कि हमारा रैंक कौन सा होगा? सो इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है, अफोर्डेबल कितना है इंटरनेट, ई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पूरा आईटी रिलेटेड जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, ई गवर्नमेंट हमारी, और ई सिक्योरिटी। ये 5 पैरामीटर्स पे बेस्ड ये सारा इंडेक्स रिलीज किया गया। हमारी रैंकिंग क्या रही? 52। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, एंड लाइक आई टोल्ड यू रैंकिंग इंप्रूव हुई है 59 से 52 पे। अब हमारा रैंक तो हमने देख लिया, टॉप किसने किया? टॉप करना वाला कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रांस ने टॉप पोजीशन हासिल की है, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क। फ्रांस। ओके, चलिए ये इसी से रिलेटेड एक पोस्टर है। इंडिया का ग्लोबल रैंक 52 रहा है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन। तो क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं या क्रिप्टो में जो डीलिंग होती है, तो ग्रास रूट लेवल पे यानी आपके आम जनता के लेवल पे कितना क्रिप्टो में रुझान लोगों का है, उसके बेसिस पे रैंकिंग इशू की गई है, और इंडिया ने किया है टॉप। ओके, सो एनुअली ये रैंकिंग रिलीज की जाती है। क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है चेनालिसिस इसको लेकर के आती है, और इंडिया हैज जंप्ड 4th प्लेस था पिछली बार हमारा, और इस बार हम टॉप पोजीशन पे आ गए हैं। यानी ग्लोबली अगर हम देखें तो क्रिप्टो का अडॉप्शन इंडियंस ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर 154 नेशंस हैं जिनमें ग्रास रूट लेवल पे क्रिप्टो अडॉप्शन कैसा है उसको स्टडी किया गया, हम टॉप पे रहे। उसके बाद नाइजीरिया, वियतनाम, यूएस और यूक्रेन आए हैं। इंडिया रैंक्स 40th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जितना भी इनोवेशन या कुछ भी नया सोचा जाता है, किया जाता है, उसके बेसिस पर रैंकिंग की गई है। तो हमारा 40th रैंक आया है, और लास्ट टाइम भी हमारा 40th रैंक ही था। ओके, तो हमने मेंटेन किया है हमारा रैंक। आउट ऑफ 132 कंट्रीज हम 40th रैंक पे हैं, पिछली बार भी। अच्छा, ये रिलीज कौन करता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है, और उसमें इंडिया का रैंक 40 आया है। और अगर हम बात करें लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज के, जो कि डेवलप कंट्रीज में हम नहीं डालते, जिनमें कि लोअर इनकम मिडिल ग्रुप कैटेगरी होती है, तो उनमें इंडिया टॉप पे आया है। ठीक है, ऐसे 37 इनकम कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया ने टॉप किया है। ओवरऑल अगर हम बात करें, सो स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी, और ये पहली बार नहीं है, लगातार 13th कंसेक्यूटिव ईयर। सो कंटिन्यूसली स्विट्जरलैंड टॉप पे बना रहता है जब हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस एट्सेट्रा। ऑलराइट, तो नाउ वो इंडेक्स जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। इंडिया स्लिप्स 4 spots to 56 पोजीशन इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। अगेन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में हमारा स्थान 4 पॉइंट्स गिरा है, और अब हम कहाँ आ गए हैं? हम 56 पोजीशन पे आ गए, यानी 52 से हम 56 पे आ गए हैं। तो अभी देखिए, हमने इनोवेशन के केस में देखा हमारा रैंक 40th था, उससे पहले हमने डिजिटल क्वालिटी वाला देखा था, उसमें हमारा रैंक 52 था। अब हम देख रहे हैं टैलेंट, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसमें हमारा रैंक 56 है। रैंक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउट ऑफ 64 इकोनॉमीज हमारा 56 पोजीशन है। 2022 में हमारी 52 पोजीशन थी। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि ये रैंकिंग रिलीज करता है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग? सो IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसको रिलीज करता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जिसके बेसिस पर रैंकिंग आती है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, स्टेट्यूटरी मिनिमम वेजेस आपके यहाँ पे कितनी है, प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन का लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें देखते हुए टैलेंट रैंकिंग को निकाला जाता है, और हम 56 नंबर पे हैं। अच्छा, अब टॉप किसने किया है भाई?
सो स्विट्जरलैंड हैज़ बीन रैंक्ड एज वन. इनोवेशन में भी स्विट्जरलैंड टॉप पे है, टैलेंट में भी स्विट्जरलैंड टॉप पे है. लग्जमबर्ग सेकेंड प्लेस पे आया है, यूएस की 15 रही है, चाइना 41 रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सबसे नीचे अगर हम बात करें टैलेंट की तो ब्राज़ील और मंगोलिया बॉटम 2 कंट्रीज रहे हैं. ना सिंगापुर इज नाउ रैंक्ड वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी. बहुत सालों में पहली बार हांगकांग ने अपनी पोजीशन छोड़ी है एज द फ्रीएस्ट इकोनॉमी, क्योंकि चाइना का उसके ऊपर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखने लग रहा है और इसकी वजह से फ्री इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उसको इस बार कंसिडर नहीं किया गया है. तो ये भी थोड़ा ध्यान में देते हैं. वर्ल्ड्स फ्री इकोनॉमी. हांगकांग की 53 ईयर की रेन यानी उसका साम्राज्य था इस रैंकिंग के ऊपर कि सबसे फ्री इकोनॉमी किसको माना जाता था, हांगकांग को माना जाता था. लेकिन अब सिंगापुर ने उसको पीछे छोड़ दिया है. और ये रैंकिंग कौन इशू करता है? कैनेडियन थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, उसके हिसाब से रैंकिंग रिलीज की जाती है. इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स, ये है प्रॉपर इसका नाम इस इंडेक्स का, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स. और कितना इजीली इंटरनेशनल ट्रेड किसी पर्टिकुलर कंट्री से किया जा सकता है, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है फ्री इकोनॉमी को जज करने के लिए. और अब हांगकांग वहाँ से हट करके सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया. इंडिया का रैंक 87 है, इंडिया का 87 है. चाइना 111 और चाइना का ही इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत दिखने लग गया हांगकांग में, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फ्री ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी पैरामीटर्स हैं वो थोड़े स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं. टॉप 5 फ्रीएस्ट इकोनॉमीज में बात करें तो फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड हांगकांग, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड आ जाता है, देन न्यूजीलैंड यूएस आ जाता है. वेनेजुएला रैंक्ड एट द बॉटम. वेनेजुएला सबसे नीचे आया है इस पर्टिकुलर रैंकिंग में. ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो होती है, टाइम्स हायर एजुकेशन, द THE इनको बोल देते हैं. सो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024, दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक किया गया अलग अलग पैरामीटर्स पर. टॉप पे कौन सी रही? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, देन स्टैनफोर्ड, देन MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. राइट, चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं. इंडिया का कुछ है रिप्रेजेंटेशन टॉप 100 में, 200 में नहीं. टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024. टोटल 1904 यूनिवर्सिटीज़ 108 कंट्रीज से रैंक की गई और ये 20th एडिशन रहा. 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने अपना स्पॉट सिक्योर किया है इन रैंकिंग्स के अंदर. और सबसे टॉप पे इंडिया से रहा IISc बैंगलोर. ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि टॉप पे रही हो वो IISc बैंगलोर बनी है 2017 से लेकर के अब तक. नाउ IITs जो है उन्होंने इस रैंकिंग को इस साल भी बॉयकॉट किया है, यानी उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. पार्टिसिपेट किया होता तो हो सकता है IISc से ऊपर किसी IIT का नाम आ जाता, लेकिन दे हैव बॉयकॉटेड इट. इंडिया 4th मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड नेशन रहा 2024 में, 6th पोजीशन उसकी लास्ट थी. यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लिस्ट हुई हैं? तो इंडिया 4th पोजीशन पे आया, यानी 4th सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज़ इसमें लिस्ट हुई हैं. लास्ट ईयर हम 6th पोजीशन पे थे, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जैसा कि हमने देखा टॉप स्पॉट रहा उसका, और पहली बार नहीं रहा है, लगातार 8वें साल टॉप स्पॉट पे रहा है. ओके, चलिए. देन ब्लूमबर्ग एनुअल रैंकिंग ऑफ बी स्कूल्स 23-24 भी रिलीज हुई है. ब्लूमबर्ग ने भी अपनी रैंकिंग्स रिलीज की है यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप B स्कूल्स की या बिजनेस स्कूल्स की बात हो रही है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही जहाँ बिजनेस कोर्सेज करवाए जाते हैं. सो बेस्ट B स्कूल रैंकिंग, इंडिया के जो B स्कूल्स थे वो टॉप 5 रैंक के अंदर देखे गए. ओके, एंड हांगकांग का HKUST टॉप रैंक लेकर के आया है एशिया पैसिफिक B स्कूल्स के अंदर. सो एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें, हांगकांग का HKUST टॉप पे रहा. अगर हम बात करें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की तो IIM बैंगलोर 4th पोजीशन पे रहा और ISB 5th पोजीशन पे देखा गया है. सो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा खासा देखने को मिला. Then Infosys featured in Time Magazine's World Best Companies Top 100 list. अब देखिएगा टाइम मैगजीन की वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज टॉप 100 जो कंपनीज है उनकी लिस्ट रिलीज की गई और उसमें इंडिया से एकमात्र कंपनी फीचर होती है एंड दैट इज इन्फोसिस. मीनिंग समझ में आ गया न्यूज़ का? अब देखिएगा टाइम की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट सामने आई और उसमें इन्फोसिस जो कि बेंगलुरु बेस्ड है ओनली इंडियन फर्म बन जाती है टॉप 100 में आने वाली. और रैंक कितना लेकर के आती है इन्फोसिस उस पूरी लिस्टिंग के अंदर? 64th पोजीशन पे आती है. ठीक है, इन्फोसिस 1981 में बनी थी, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है रेवेन्यू के टर्म्स के अंदर. ओके, अब यहीं पे मुझे बता दो लार्जेस्ट. चलो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, मुझे पता भी चलेगा कौन बच्चे कितने ध्यान से चीज़ें पढ़ रहे हैं.
अगर हम ओवरऑल बात करें जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें टॉप 5 कौन सी रही, तो माइक्रोसॉफ्ट टॉप पे रही, देन एप्पल, अल्फाबेट, मेटा एंड एक्सेंचर। ऑलराइट, अब हम आते हैं कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर। मेजर इंडिसेस हमने कवर कर लिए। अब 2-3 रिपोर्ट्स हैं जो हम देखेंगे। एलिफेंट से रिलेटेड है, राइनो से रिलेटेड है, और जो एज ओल्ड एज बढ़ रही है और एवरेज एज क्या चल रही है उस सब से रिलेटेड कुछ देखेंगे। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और एलिफेंट कॉरिडोर, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। बेसिकली एलिफेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई है और उनको हमको देखना है। सेंटर्स रिपोर्ट सेज इंडिया हैज़ 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होते हैं? ये ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से एलिफेंट गुजरेंगे। ओके, सो 2 वाइबल प्रोटेक्टेड या हैबिटेट पैचेस जो होते हैं, यानी मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे एलिफेंट्स की आबादी है, ये दूसरी हैबिटेट है, यहाँ पे भी एलिफेंट की आबादी है, लेकिन एलिफेंट मूव भी तो करते हैं। तो अगर वो इस रास्ते का प्रयोग करते हैं इन 2 हैबिटेट्स के बीच में मूव करने के लिए, तो इस रास्ते को कहा जाता है कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे कितने एलिफेंट कॉरिडोर्स है? रिपोर्ट कहती है 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स है। और कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स देखे गए हैं। ठीक है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट की 2010 एलिफेंट टास्क फोर्स रिपोर्ट, जिसको गजर रिपोर्ट कहा गया, उसमें 88 कॉरिडोर्स बताए गए थे और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें 150 कॉरिडोर्स है, तो इंप्रूवमेंट हुआ है। लाइक आई टोल्ड यू, एलिफेंट कॉरिडोर एक लैंड स्ट्रिप होता है जो कि 2 हैबिटेट पैचेस के बीच में मूवमेंट जिसपे हो रहा हुआ एलिफेंट्स का। देन अकॉर्डिंग टू लास्ट एस्टिमेशन जो हुआ है वो 2017 में हुआ है, अराउंड 30,000 एलिफेंट्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि पूरे विश्व की आबादी का 60% होल्ड करते हैं। यानी इंडिया में ग्लोबल एलिफेंट पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? 60% है एज पर 2017 रिपोर्ट। नाउ ईस्ट सेंट्रल रीजन जो है, ईस्ट सेंट्रल रीजन, वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स दर्ज किए गए हैं, 52। स्टेट की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल है, और अगर हम रीजन की बात करें तो ईस्ट सेंट्रल रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। 6 ट्रांसनेशनल कॉरिडोर्स भी देखे गए हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और मेजरली कौन से एरिया में होंगे? ये उत्तर प्रदेश वाले एरिया के अंदर है। अगर हम एशियन एलिफेंट की IUCN कैटेगराइजेशन देखें तो IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है। एशियन एलिफेंट्स एंडेंजर्ड है अपेंडिक्स 1 में और शेड्यूल 1 के अंदर ये लिस्टेड है। नाउ कमिंग ओवर टू द स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2023। गैंडे जो होते हैं राइनोसेरस, उनकी रिपोर्ट सामने आई है। तो ग्रेटर 1 हॉर्न्ड राइनो पॉपुलेशन, एक सींग वाला जो गैंडा होता है, उसकी पॉपुलेशन इंडिया और नेपाल में बढ़ रही है एज पर इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। अच्छा, यहीं पे हम बात कर लें कि वर्ल्ड राइनो डे कब आता है, पढ़ा चुकी हूँ मैं, 22 सितंबर को आता है। और मेजरली जो राइनो की पॉपुलेशन है अगर इन जनरल कम होती है तो किस लिए होती है? पोचिंग, इलीगल जो उनका शिकार वगैरह कर लिया जाता है, उनके हॉर्न के लिए जो किया जाता है, देन हैबिटेट लॉस, और अब क्लाइमेट चेंज का भी उन पर असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। ना इंडिया, भूटान, नेपाल ने कोलैबोरेशन किया है, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने, ताकि ये जो गैंडों की पॉपुलेशन है इसको प्रोटेक्ट और मैनेज किया जा सके, सच दैट 20% इंक्रीज उनकी पॉपुलेशन में, और इसी का नतीजा है कि 20% पॉपुलेशन में इंक्रीज पिछले 1 दशक में देखा गया है। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटेड 3,232 राइनोज हैं जिनको रजिस्टर किया गया है, एस्टिमेटेड काउंट है ये। मेजरली 5 स्पीशीज होती हैं राइनो की जिनके प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट पे काम चलता है। सो व्हाइट राइनो, ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो जिससे रिलेटेड अभी हमने रिपोर्ट देखी, ब्लैक राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो। ठीक है, तो ये सारे राइनोज हैं और इनकी सारी कैटेगरीज आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि हम ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो की बात कर रहे थे। सो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर ये आता है। अब चलिए, इसी से रिलेटेड, राइनो से ही रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड फॉर दैट मैटर, एक क्वेश्चन है जो हम कंसिडर करते हैं। एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल कि कौन सी इज ट्रू। एशियाटिक लाइन नेचुरली फाउंड किए जाते हैं इंडिया में ही ओनली, डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, 1 हॉर्न राइनोसोर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन से जानवर हैं जिनका मेंशन यहाँ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं? तो डबल हम कैमल सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं? नहीं। राइनोसोर नहीं, अभी हमने और भी कंट्रीज देखे। एशियाटिक लायन जरूर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, एंड 1 ओनली विल बी दी आंसर फॉर इट। तो जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि किस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं यूजली, तो जब आप पढ़ रहे होते हो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इंडिया इज एजिंग, यानी कि अब
जो पॉपुलेशन है एजड लोगों की अबव 60 की वो भी बढ़ रही है। तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट इशू हुई है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया जो है, इंडिया विंग जो है उसका, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस और उस रिपोर्ट का नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इसमें बताया गया है कि भाई जो एजड लोग हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस आती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग जो भी संस्थाएं होती हैं उनके रिस्पॉन्सेज क्या हैं एल्डरली केयर को लेकर के। उसी के साथ साथ ये एस्टिमेट किया गया है कि डेकेडल ग्रोथ रेट यानी एक दशक में 10 ईयर्स में जो ग्रोथ रेट होने वाली है वो 41% फॉर द एल्डरली पॉपुलेशन होने वाली है। बाय 2050 एल्डरली पॉपुलेशन 20% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2050 तक हमारी कुल आबादी का 20% एल्डरली पॉपुलेशन होने वाली है। डेकेडल ग्रोथ रेट 41% से बढ़ रही है। मोर देन 40% ऑफ इंडियाज एल्डरली, अभी की अगर हम बात करें तो जितनी भी एल्डरली पॉपुलेशन है उसका 40% पुअर या फिर हम कहें कि जिनके पास ज़्यादा वेल्थ नहीं है उस तबके में आते हैं, और 18.7% जो है वो बिना किसी इनकम के रह रहे हैं। राइट, 2046 तक ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि जो इंडिया में पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन इंडिया विल बी हायर देन दैट ऑफ चिल्ड्रन एजड 0 to 14। जो एजड लोग होंगे उनकी पॉपुलेशन इस वाले ब्रैकेट से बढ़ जाने वाली है। 0 से 14 ईयर्स के एज ग्रुप में जितने लोग होंगे उससे ज़्यादा लोग एल्डरली के अंदर होंगे। अब एल्डरली को हम मेजर कैसे करते हैं? हर 100 लोगों के अंदर 60+ की जो पॉपुलेशन है, ओके, यानी हर 100 बच्चों पे, नॉट लोगों पे, एवरी 100 चिल्ड्रन पे 60+ ईयर वाले कितने लोग इंडिया में या किसी कंट्री में मौजूद होते हैं। तो एजिंग इंडेक्स मेजर्स नंबर ऑफ एल्डरली यानी 60+ ईयर्स वाले लोग पर 100 चिल्ड्रन पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल से कम अगर 100 लोग हैं आपके देश में तो 60 ईयर्स से ज़्यादा कितने लोग हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से निकाली जाती है एजिंग इंडेक्स। और इसी के डेमोग्राफिक की थोड़ी बहुत रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो केरला हैज़ हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन ऑल स्टेट्स, और उसके अलावा आई गेस मोटी बातें बाकी हमने कर ही ली कि द शेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स विल नियरली डबल 10.7% इस साल है, तो 2050 तक 20.8% होने की बात कही जा रही है कंसिडरिंग द डेकेडल ग्रोथ रेट। ठीक है, चलिए, सो ये हो जाता है हमारा पहला सेक्शन खत्म, जिसमें हमने सारे इंडिसेस, रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड दैट इज स्पोर्ट्स। हम यहाँ पे वही न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना होने को तो न्यूज़ का कोई अंत नहीं होता, करंट अफेयर्स का देयर इज़ नो एंड टू इट। आप अगर अखबार पढ़ने बैठेंगे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पूरा दिन उस अखबार को देखते रहें, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 घंटे में बहुत इफेक्टिवली आपके काम की चीज़ें निकाल लें। तो यहाँ पे सारे वो सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं, राइट फ्रॉम PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, सोर्सेज होते हैं, और उन सब का क्रक्स आपको यहाँ पे दिया जाता है, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो काम की नहीं है वो पढ़ने का सेंस नहीं है, तो सफिशिएंट पढ़ना इज द की। राइट, चलिए स्पोर्ट्स कैटेगरी पे मूव करें उससे पहले एक सवाल आपके लिए। इंडियन मेंस हॉकी टीम बीट विच कंट्री टू विन मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023? ये 5S है, ध्यान रखिएगा। 5S क्या होता है? जिसके अंदर 5 प्लेयर्स होते हैं दोनों तरफ, और थोड़ा फास्ट गेम होता है, तो अभी हम जब न्यूज़ पढ़ेंगे तब मैं और बता दूंगी। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने कौन सी टीम को हराया और जीता है मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। और पढ़ना शुरू करें स्पोर्ट्स कैटेगरी। उससे पहले जल्दी से एक अनाउंसमेंट, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दें कि SSC जनरल अवेयरनेस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, GK, ये सब मिला के जनरल अवेयरनेस बनता है। इसका टारगेट 2024 बैच हो चुका है लॉन्च परचम ऐप के ऊपर। जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, यानी SSC के एग्जाम कैलेंडर शुरू होता है जुलाई के बाद, तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं मार्च अप्रैल के आसपास। तो जो बच्चे 2024 को टारगेट कर रहे हैं, हमें उसका CGL, CHSL, CPO, JE, MTS एक्सेट्रा देना है, तो वो आंख बंद करके इस कोर्स पे रिलाई कर सकते हैं फॉर योर जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन। इसमें न सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे टाइम बाउंड मैनर में, यानी कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी डाल दिए गए हैं और हर दिन कोई ना कोई लेक्चर अपडेट होता रहेगा। पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर्ड है, कोई भी जाकर के उसके चेकआउट कर सकता है। कुछ फ्री लेक्चर्स भी डले हुए हैं, जिनको देखना है सैम्पल के तौर पे देख सकते हैं। डाउनलोडेबल PDF मिलेंगे। लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस इस बार आपके लिए डाले गए हैं, पहले वाले कोर्स में नहीं थे, लेकिन ये लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग
2-3 महीने यानी मेजरली जनवरी के बाद ज़्यादा एक्टिवली चालू की जाएगी, तब तक आप थोड़ा पढ़ लीजिए। देन PYQ का बहुत डिटेल डिस्कशन होगा बिकॉज PYQ SSC में कई बार रिपीट देखने को मिलते हैं, और 10 मॉक पेपर्स भी आपके लिए इसमें डाले जाएंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑल्सो। ये सब आपको परचम ऐप पे अवेलेबल है। कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न होता है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कहाँ जाके बात करनी है। आपको हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, आपको ऐप चैट दिया गया है, मेल दिया गया है, उन सब पे आप जा सकते हो। डिस्काउंट कूपन्स अवेलेबल हैं, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द टीम फॉर इट एंड यू विल बी गेटिंग गुड डिस्काउंट कूपन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है टेनिस की दुनिया से। नोवाक जोकोविच विन्स US ओपन। नोवाक जोकोविच ने क्या जीत लिया है? US ओपन जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड US ओपन, दिस इज हाउ 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स टेक प्लेस। और लास्ट सीजन का कौन सा होता है ग्रैंड स्लैम टाइटल? US ओपन होता है। नोवाक जोकोविच ने इसको जीता है और ये इनका 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल बन जाता है एंड ये एक रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने कर ली है। अब इन्होंने टाई कर लिया है मार्गरेट कोर्ट के साथ। 24 टाइटल्स उनके नाम पे थे, इंडिविजुअल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, और अब नोवाक जोकोविच ने भी इस रिकॉर्ड को टाई कर लिया, यानी इनके नाम पे भी 24 इंडिविजुअल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स आ गए हैं। इन्होंने किसको हराया? रशिया के डेनियल मेडवेडेव को हराया है, और ये खुद कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ विनर का नाम याद करके आगे नहीं बढ़ जाना होता है। ओके, देन टेनिस फेनम कोको गॉफ जो कि टीनेजर हैं, उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। ग्रैंड स्लैम मतलब चारों टाइटल्स किसी सीजन में आप जीत लेते हो तो आप ग्रैंड स्लैम विनर कहलाते हो, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल टाइटल जीते हो तो ग्रैंड स्लैम टाइटल आपके नाम होता है। ठीक है, तो US ओपन विमेन्स सिंगल्स फाइनल इन्होंने अपने नाम कर लिया है और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। किसको हराया? अरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस की हैं, उनको इन्होंने हरा दिया है। और ये कोको गॉफ कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करती है? अमेरिका को रिप्रेजेंट करती हैं। फाइन, चलिए। ब्रिटेन सेलिसबरी एंड पार्टनर राम वन 3rd स्ट्रेट US ओपन डबल टाइटल। अभी हमने US ओपन सिंगल्स देख लिए, मेंस और विमेंस, अब US ओपन डबल टाइटल किसने जीता है? तो अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सेलिसबरी हैं, इन्होंने डबल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। इन्होंने हराया किसको है? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, इंडिया के रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू एब्डन, इनको हरा करके US ओपन डबल्स अपने नाम किया है। सो इंडियन हैज बीन इन द रनर अप टीम। नेक्स्ट, ओके, सो हु इज ही? लिएंडर पेस नहीं, हाँ वही है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर नॉमिनी। पहली बार इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम जो होता है उसके अंदर किसी इंडियन टेनिस प्लेयर को मेल को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, सो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, लिएंडर पेस बिकम्स फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज प्लेयर, नॉट जस्ट इंडियन बट एशियन मैन। अगर इंडियन की बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड, मेन और विमेन दोनों कैटेगरी में। अगर एशियन की बात करें तो एशियन मैन, फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड, बिकॉज एक फीमेल ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुकी हैं। चलिए, तो पहले एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड टू टेनिस हॉल ऑफ फेम इज लिएंडर पेस। उससे पहले चाइनीज प्लेयर ली ना हैं जो कि नॉमिनेट हो चुके हैं 2019 में। लिएंडर पेस की अगर हम बात करें तो 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इनके नाम हैं डबल्स एंड मिक्स डबल कैटेगरी के अंदर। एंड 1996 में ये इंडिया के अकेले ओलंपिक मेडलिस्ट बने थे टेनिस के अंदर। एटलांटा गेम्स जो हुए थे ओलंपिक्स, उसमें ब्रॉन्ज मेडल ये लेकर के आए थे। US to host ICC Men's T20 World Cup 2024. So T20 World Cup 2024, Men's T20 World Cup 2024 कौन होस्ट करेगा? US होस्ट करेगा, और US अकेला होस्ट नहीं करेगा, US एंड वेस्ट इंडीज होस्ट करेंगे। ठीक है, तो US और वेस्ट इंडीज साथ में मिलकर के होस्ट करने वाले हैं T20 Men's World Cup 2024, को होस्टेड बाय US एंड वेस्ट इंडीज। व्हाट एल्स? तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में वापस क्यों आए? क्योंकि USA से 3 मेजर सिटीज़ आइडेंटिफाई हो गई हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज से भी साइट्स हैं। सो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, और जो उसमें फाइनल था वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था और इंग्लैंड इसमें जीता था। ठीक है, अब 2024 वाला US और वेस्ट इंडीज होस्ट करेंगे। देन दिल जश्न बोले, व्हाट इज दिस? दिस इज ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है उसका ऑफिशियल एंथम है, और इसको म्यूजिक किसने दिया है? प्रीतम दा ने दिया है। सो दिल जश्न बोले फीचरिंग रणवीर सिंह।
आईसीसी रिलीजेस ऑफिशियल एंथम दिल जश्न बोले फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, और जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हो गया। एंथम है इसका दिल जश्न बोले, जिसमें रणवीर सिंह फीचर किए गए हैं। और ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है 12 साल के बाद। इसका जो म्यूजिक है ये प्रीतम दा ने दिया है, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। BCCI announces SBI Life as official partner for 23 to 26 सीजन, जो भी रहने वाला है इंडिया का, उसमें SBI Life ऑफिशियल पार्टनर रहेगा। ठीक है, होम क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। फिर आपको एक और स्पॉन्सर दिख रहे हैं, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल स्पॉन्सर बनेंगे इंडियन कंटिजेंट के, जो कि एशियन गेम्स हुए उसमें। तो अब तो ये ओवर हो चुके हैं, पर ये न्यूज़ क्योंकि पिछले महीने की है इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। तो जो एशियन गेम्स हुए हांगझाओ के अंदर, वहाँ पे हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन रहे? अमूल रहे। ये जो एशियन गेम्स है 19th एशियन गेम्स 2022 हैं, जो कि अब खेले जा रहे थे 23 के अंदर हांगझाओ चाइना के अंदर। ये सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 8, 2023 तक चले। इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बर्निंग इश्यूज़ के अंदर जानवी मैम ने लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो, पूरा एशियन गेम्स कवर हो रखा है उसमें, तो आप बर्निंग इशू प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अमूल के बारे में बात करें तो एक कोऑपरेटिव है जो कि आनंद गुजरात के अंदर है और लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है पूरी दुनिया के अंदर। इसको 1946 में त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन जी ने शुरू किया था। ऑलराइट, नाउ 19th एशियन गेम्स हांगझाओ 2022 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पर मेजॉरिटी ये अक्टूबर वाले करंट अफेयर में डिस्कस होगी, बिकॉज ये वाइंड अप अक्टूबर में हुए हैं। ठीक है, सो एशियन गेम्स में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो है वो टॉर्च बेयरर्स या फ्लैग बेयरर्स रादर रहे इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। तो ओपनिंग सेरेमनी में किसने फ्लैग बेयर किया, क्लोजिंग में किसने किया, सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। सो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर हरमनप्रीत सिंह जो कि कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के, और लवलीना बोरगोहेन जो कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हैं, बॉक्सर हैं, इन लोगों ने फ्लैग बेयर किया। पहली बार 2 लोगों ने फ्लैग बेयर किया है एशियन गेम्स के अंदर, जस्ट टू हैव जेंडर इक्वालिटी। और 2018 के एशियन गेम्स की बात करें जो जकार्ता और पैलमबैंग में हुए थे, तो इंडियन कंटिजेंट को किसने लीड किया था? नीरज चोपड़ा ने लीड किया था। हालांकि पिछले साल वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई बार कॉन्टेक्चुअल पूछ ली जाती है, इसलिए रख दी गई हैं। चलिए, अब इंडिया विंस 8th एशिया कप टाइटल। एशिया कप क्रिकेट की बात की जा रही है, तो इंडिया ने 8th एशिया कप जीत लिया है। किसको हराया? श्रीलंका को हराया बाय 10 विकेट्स। और ये कहाँ हो रहा था? कोलंबो के अंदर हो रहा था। सो एशिया कप 2023 इंडिया ने जीता है क्रिकेट में श्रीलंका को हरा करके। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं कुलदीप यादव, और ये फाइनल खेला गया कोलंबो के अंदर। अदरवाइज ये जो पूरा एशियन गेम्स था इसको होस्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान एंड श्रीलंका मिलके होस्ट कर रहे थे 30 अगस्त टू 17 सितंबर। पहला एडिशन जो एशियन कप का था वो शारजाह में 1984 में हुआ था। मैं पैदा नहीं हुई थी, उसके भी पहले की बात है। ठीक है, और इस बार 16th एडिशन खेला गया। नाउ इंडियन मेंस टीम वन ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। अभी हम एशियन क्रिकेट की बात कर रहे थे, अब हम एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। यहाँ हम ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं। हम किससे हारे हैं? ताइवान से हारे हैं। और कहाँ हुआ ये जो पूरा एशियन गेम्स था? ये कोरिया के अंदर कंडक्ट किया गया। सेमीफिनाले जो था वो कोरिया के अंदर हुआ। हमारी टीम में 3 चेहरे जो आपको देखने को मिल रहे हैं जो ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं, तो शरद कमल, हरमीत देसाई एंड सत्यन ज्ञानसेकरन, इन लोगों ने ब्रॉन्ज हासिल किया है। गोल्ड मेडल यानी विच टीम वन एशियन टेबल टेनिस? सो चाइना ने इसको जीता है। और ये जो मैच हुआ एशियन टेबल टेनिस, ये एक तरह से क्वालिफायर था फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। यहाँ से कुछ टीम्स चुन करके और फिर पेरिस के लिए क्वालिफाई करती हैं। 26th इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप साउथ कोरिया के अंदर 3rd to 7 सितंबर इस बीइंग नहीं हो चुकी है, वॉज हेल्ड। तो ये 26th एडिशन था। कहाँ हुआ? कोरिया के अंदर हुआ, दैट टू साउथ कोरिया, और 3rd to 10 सितंबर इसको कंडक्ट किया गया। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कई बार जब हम पढ़ते हैं हमें डेट्स पता होती हैं तो दिमाग में थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। अच्छा, सितंबर के अंदर ये मैचेस हो गए थे, साउथ कोरिया में हुए हैं, चाइना ने टॉप किया है, हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं, लाइक दैट। चलिए आगे बढ़े। इंडिया बीट पाकिस्तान इन पेनल्टी शूट आउट, विन्स मेंस हॉकी 5S एशिया कप। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि मेंस हॉकी 5S एशिया कप के अंदर इंडिया ने कौन सी टीम को हराया, तो हमने पाकिस्तान को हरा करके और ये खिताब अपने नाम किया।
So Indian men's hockey team beat Pakistan to win men's hockey 5S Asia Cup 2023. Like I told you, 5S थोड़ा फास्टर गेम होता है, शॉर्टर होता है. वैसे 11 खिलाड़ी होते हैं. इस केस में 5S के केस में दोनों टीम्स में 5 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं. So it is kind of a faster version of normal cricket. So normal hockey, sorry. Indian hockey team inaugural मतलब इंडिया ने पहली बार अपना ये मेंस हॉकी 5S एशिया कप जीता है. कहाँ हुआ ये? सलाला, ओमान के अंदर खेला गया. और इंडिया हॉकी प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्की हैं. उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है टीम को. आफ्टर 41 years इंडिया बैग गोल्ड इन इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज. इक्वेस्ट्रियन यानी जो घुड़सवारी आप बोलते हैं, यानी जो घोड़े पे बैठ करके इवेंट्स किए जाते हैं, तो ड्रेसेज उनका वन ऑफ द इवेंट होता है इक्वेस्ट्रियन में. 41 years के बाद हम इसके अंदर मेडल लेकर के आए हैं गोल्ड. इंडियन इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज टीम विंस गोल्ड आफ्टर 41 years और ये एशियन गेम्स 2023 के दौरान हुआ है. सो इसकी टीम जो थी गोल्ड मेडल लाने वाली, उसमें कौन कौन थे? अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा, सुदीप्ति हेजल एंड दिव्याकृति सिंह. ये चारों मिलकर के और ये मेडल लेकर के आए हैं. लास्ट टाइम एशियन गेम्स में हम 1982 के अंदर गोल्ड लेकर के आए थे हॉर्स राइडिंग में. अंतिम पंगल वन ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग एट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023. वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में हम कौन सा मेडल लाए हैं? ब्रॉन्ज मेडल. हमारे लिए कौन लेकर के आई है? अंतिम पंगल लेकर के आई है. एंड अंतिम पंगाल ने ये 53 kg कैटेगरी के अंदर जीता है. रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप सर्बिया के अंदर हो रही थी. ठीक है. टोटल अभी तक इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया के लिए कितने मेडल जीत लिए हैं? 23 मेडल्स आज तक ये लेकर के आई हैं. इंडिया क्राउन चैंपियंस आफ्टर बीटिंग बांग्लादेश इन SAFF अंडर 16 फाइनल. साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में हम जीते हैं बांग्लादेश को हरा करके अंडर 16 का फिनाले. अब अंडर 16 है तो ये मत सोचिएगा अंडर 16 एग्जाम में नहीं पूछा जाता. डेफिनेटली पूछा जाता है अगर वर्ल्ड लेवल का कोई टूर्नामेंट है या फिर मैच है और इंडिया उसको जीत के आई है तो. ठीक है. एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस देखे गए हैं अंडर 16, अंडर 17 कैटेगरी से भी. तो फाइनल मैच थिम्पू भूटान के अंदर खेला गया. वी बीट बांग्लादेश टू विन अंडर 16 SAFF चैंपियनशिप. देन ISSF वर्ल्ड कप यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो है, तो उसमें राइफल और पिस्टल के अंदर हम मेडल्स लेकर के आए हैं. जल्दी से देख लेते हैं. शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि रियो के अंदर हो रहा है, रियो द जेनेरो हुआ, उसमें निश्चल विमेंस 50 मीटर राइफल में सिल्वर मेडल लेकर के आई और गोल्ड जो है वो इलावेनल वैलेरिवन ने विमेंस एयर राइफल कैटेगरी के अंदर जीता है. इंडिया ने जॉइंटली 5th पोजीशन हासिल की है विथ जर्मनी एंड फ्रांस, यानी इंडिया, जर्मनी, फ्रांस तीनों 5th पोजीशन पे रहे. एक गोल्ड और एक सिल्वर लेकर के. तो सिल्वर मेडल हमारे लिए निश्चल लेकर आई और गोल्ड मेडल हमारे लिए वैलेरिवन लेकर के आई हैं. टॉप कंट्री कौन सा रहा रियो ISSF चैंपियनशिप के अंदर? सो इटली रहा है टॉप के ऊपर. ठीक है. एंड दिस 5th पोजीशन कैन बी सीन टू बी शेयर्ड बाय फ्रांस, इंडिया एंड जर्मनी. ओके, चलते हैं आगे. Which player won men's single title at Indonesia Masters 2023? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर किरण जॉर्ज ने जीता है. यहाँ पे ये बैडमिंटन की बात हो रही है. आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट? सो इन्होंने हराया है जापान को टू विन इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 विच इज़ अ बैडमिंटन टूर्नामेंट. कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, किरण जॉर्ज इज एसोसिएटेड, किरण जॉर्ज जिन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 जीता, या किरण जॉर्ज कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो आपको पता होना चाहिए बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं. इसीलिए जो भी अवार्ड विनर्स होते हैं, अगर वो पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी हम नेम मेंशन करते हैं ताकि आपको उनका स्पोर्ट पता रहे, कौन से स्पोर्ट से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है. Alexander Grischuk wins 2023 Tata Steel Chess India Open Blitz. So chess में भी blitz जो एक टाइप होता है इवेंट का. So Chess India Open Blitz Tata Steel 2023 किसने जीता है? Alexander Grischuk ने जीता है. 3-time वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप ऑलरेडी रह चुके हैं और ये इवेंट कहाँ हुआ? कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ. इंडिया से जो भी दावेदार थे या जो भी प्लेयर्स थे उनकी रैंकिंग क्या रही? तो आर प्रज्ञानंदा जो है 3rd पोजीशन पे आए. इंडिया के टॉप 1 कौन है?
इंडिया के टॉप प्लेयर डी गुकेश हैं, लेकिन उनकी पोजीशन 8th रही। देन अर्जुन अरगैशी ये 4th पोजीशन पे आए। तो ये अगेन नेम क्यों डाले गए हैं, ताकि आपको पता रहे। आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन अरगैसी, देन डी गुकेश, ये सब चेस प्लेयर्स हैं फ्रॉम इंडिया। राइट, चलो ये जो चेस टूर्नामेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज, उसमें ये विनर्स रहे हैं। विमेन कैटेगरी के अंदर दिव्या देशमुख इंडिया से हैं, उन्होंने टॉप किया। मेन कैटेगरी के अंदर ब्लिट्ज कैटेगरी अलग है, रैपिड इवेंट अलग है। ये रैपिड इवेंट की हम बात कर रहे हैं। रैपिड इवेंट में दिव्या देशमुख जीती हैं, मेंस कैटेगरी में फ्रांस से विजेता हुए हैं। ब्लिट्ज कैटेगरी के अंदर रशिया के अलेक्जेंडर ऋषभ हमने देखा, और विमेन के अंदर चाइना विनर रही हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पे भी देख लीजिए, ब्लिस इवेंट में कोनरू हम्पी इंडिया से जो है वो रनर अप पोजीशन पे आई हैं। तो इंडियन पोजीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेंगे। 2023 फीबा वर्ल्ड कप। सो फीबा इज व्हाट, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऐसे करके होता है। सो फीबा इज बेसिकली बास्केटबॉल, और जर्मनी ने 2023 फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। विच कंट्री हैज़ वन इट? जर्मनी हैज़ वन इट। हराया किसको है? सर्बिया को हराया है। देन 19th एडिशन ये हुआ, और इसको को होस्ट किया है 3 कंट्रीज़ ने, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड जापान ने। और कतर अगला जो फीबा वर्ल्ड कप होगा 2027 के अंदर होगा, उसको होस्ट करेगा। ड्यूरेंट कप, ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, इंडिया का डोमेस्टिक है, ठीक है। सो मोहन बागान टीम जीती है, ईस्ट बंगाल को हराया है। राइट, और ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि इंडिया में खेला जाता है। 1888 से इसको खेला जा रहा है, और इस बार का जो फिनाले था वो विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता के अंदर खेला गया। ठीक है, सो ड्यूरेंट कप ध्यान रखेंगे, किसने जीता है? मोहन बगान ने जीता है। केरला टू होस्ट इनॉग्रल जायद चैरिटी मैराथन 2024। डीडी न्यूज़ पे ये खबर थी, इसके लिए इसको शामिल कर लिया गया है कि जायद चिश्ती मैराथन 2024 इंडिया में से कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा, या कौन सी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, तो केरला होस्ट करने वाली है। और इसकी स्पॉन्सरशिप यूएई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ केरला और यूएई की जो इम्पोर्टेंट हस्तियां हैं इंडियन कम्युनिटी की, वो इसको स्पॉन्सर करेंगी। जायद चैरिटी मैराथन, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, चैरिटी के लिए मैराथन किया जाता है। और ये जो जायद हैं ये कौन थे? लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान, जो कि पहले रह चुके हैं प्रेसिडेंट यूएई के, उनके नाम पे कंडक्ट की जाती है। गोवा गवर्नर लॉन्चेस मशाल फॉर 37th नेशनल गेम। 37th नेशनल गेम्स गोवा होस्ट करेगा, और उसके लिए मशाल लॉन्च कर दी गई है वहाँ के गवर्नर प्रिय एस श्रीधरन पिल्लाई जी ने। और ये जो मशाल है 4 दिन तक अलग अलग स्टेट में घुमाई जाएगी, ताकि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और नेशनल गेम्स का जो एंथम है उसको अमिताभ बच्चन जी ने गाया, और उसको भी प्रेजेंट किया गया। और इसी एंथम के अंदर फेमस गोवन इंस्ट्रूमेंट है जिसे घुमट कहते हैं, उसका भी यूज़ किया गया है। अब देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं अगर एग्जामिनर देना चाहे कि घुमट कौन से स्टेट का से जुड़ा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो गोवा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इंडियन बैंकर फर्स्ट टू स्केल वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट पीक दिस सीजन। अब ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आप में, लेकिन ये जो पॉइंट है कि वर्ल्ड की 8th हाईएस्ट पीक कौन सी है, कहाँ है, इसकी वजह से इस न्यूज़ को शामिल किया गया है। तो इंडिया के एक बैंकर हैं 32 ईयर ओल्ड व्यक्ति सुनील कुमार, ठीक है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने वर्ल्ड की 8th हाईएस्ट जो पीक है उसको स्केल किया है, उस पर चढ़ाई की है। इस सीजन में पहली चढ़ाई इन्होंने की है, ऐसा नहीं है आज तक किसी ने नहीं चढ़ा, नो, इस सीजन में ऐसा। और उसका नाम है माउंट मानसलू। सो माउंट मानसलू इज 8th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और वो नेपाल के अंदर पड़ती है। और मानसलू का मतलब होता है माउंटेन ऑफ द स्पिरिट, राइट। और संस्कृत वर्ड मानस से है, मानस का मतलब इंटेलेक्ट, सोल। सो इस पॉइंट के लिए इसको डाल दिया गया न्यूज़ को। नाउ कमिंग ओवर टू सर्टेन शॉर्ट न्यूज़ भी काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, वो हम देख लेते हैं। इंडिगो ग्लोबल पार्टनर एंड ऑफिशियल एयरलाइन बन गया है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। सो उनके स्पॉन्सर के तौर पे अब ये देखने को मिलेगा। कार्लोस सेंस जो कि फरारी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्री जीत लिया है। कार्लोस सेंस सिंगापुर, थोड़ा सा एसोसिएशन हो जाएगा। मैक्स वर्स्टैपन मैक्सिमम ग्रैंड प्री जीतते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो बाकी जीतेंगे, तो उनमें से जैसे कार्लोस सेंस हैं जिन्होंने सिंगापुर जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपन इटालियन ग्रैंड प्री जीत चुके हैं। मैक्स वर्स्टैपन जापानीज ग्रैंड प्री जीत चुके हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रेड बुल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
देन क्रिकेटर दीपक चहर, इन्होंने अपनी न्यू ब्रांड D9 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है. देन इंडियन पेसर यानी कि जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज, वो नंबर 1 पोजीशन पे आ गए इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स इन ICC मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग 2023. विराट कोहली की अगर हम बात करें तो फास्टेस्ट बैटर बन चुके हैं टू रीच 13,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स. एशिया कप के दौरान इन्होंने ये फीट हासिल की है. सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, ये भी इंडिया से रिलेटेड है, डोमेस्टिक है, इंटर स्कूल होता है. इंटरनेशनल टीम्स भी पार्टिसिपेट करती है पर ये इंटर स्कूल है सुब्रोतो कप. ठीक है. सो ओल्डेस्ट नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल कॉम्पिटिशन. ओल्डेस्ट फुटबॉल बोले तो डुरन कप हो जाएगा, लेकिन ओल्डेस्ट इंटर स्कूल फुटबॉल की बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो सुब्रोतो कप हो जाएगा. सो सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 62nd एडिशन है जो कि खेला जाएगा, और इस बार बेंगलुरु भी वन ऑफ द होस्ट रहने वाली है, और इसकी वजह से न्यूज़ में आया. बेंगलुरु इज ऑन द लिस्ट ऑफ होस्ट सिटीज़ नाउ. पहले सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव थे. ये सितंबर 19 से अक्टूबर 2023 तक खेला जाना है, तो चल रहा है बेसिकली. देन इंडियन आर्चरी क्या होती है? तीरंदाजी. इंडियन आर्चर प्रथमेश जावकर विन सिल्वर मेडल इन 2023 आर्चरी वर्ल्ड कप. ये इनका आई थिंक डेब्यू था, और उसी में सिल्वर लेकर के आए हैं. तो अगेन दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. प्रथमेश जावकर कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं? ही इज एन आर्चर. देन डैनियल मैगे फ्रॉम कैनेडा. शी हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जो कि इंटरनेशनल मैच के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, यानी प्ले करेंगी. उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो उन्होंने सारे TNCs फुलफिल कर लिए हैं. शी यूज टू बी अ मैन, उन्होंने ट्रांसजेंडर होकर के फीमेल हो गई हैं, और अब ये विमेंस इंटरनेशनल T20 के अंदर खेलने के लिए एलिजिबल है. इंडियन ट्रायो रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांग पवार एंड ऐश्वरी तोमर क्लिंच्ड गोल्ड इन मेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट. कहाँ पे? एशियन गेम्स 2023 के अंदर. तो हम गोल्ड लेकर के आए हैं 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में शूटिंग के अंदर. इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम मेडन गोल्ड मेडल वो लेकर के आए हैं एशियन गेम्स 2023 में, और श्रीलंका को हराया है फिनाले के अंदर. सो एशियन गेम्स में इंडिया हैज़ वन इन विमेंस कैटेगरी. Sue Redfern becomes the first woman to stand as an umpire in men's first class cricket match in England and Wales. So पहली woman umpire to stand in first class match वो बन जाती हैं Sue Redfern, और इंग्लैंड और वेल्स के बीच में ये मैच खेला गया. इंडियन क्रिकेटर्स ने हिस्ट्री बनाई है, बिकमिंग द फर्स्ट टीम जिन्होंने 3006 मार्क ODI में पूरे कर लिए. यानी इंडियन टीम ने कुल मिलाकर के 3006 मार दिए हैं. ठीक है, प्रिसाइसली 3007 इन वनडे इंटरनेशनल, और एज अ टीम इन्होंने ये मार्क हासिल किया है. इंडियन ऑयल टाइटल स्पॉन्सर बना MotoGP भारत का, और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में जो है उसमें ये पूरा सर्किट जो फर्स्ट एवर ग्रैंड प्री इंडिया के अंदर हुआ वो यहाँ पे हुआ. ठीक है, सितंबर 22 to 24. और कौन जीता? तो इसको मार्को बेसेची ने जीता है. तो ये पहली बार इंडिया के अंदर फर्स्ट एवर ग्रैंड प्री खेला गया, और उसके स्पॉन्सर कौन बने? इंडियन ऑयल बने. इंडियन ऑयल टाइटल स्पॉन्सर बने, और उसको जीता किसने है? मार्को बेसेची ने जीता है. इंडियाज रोशबीना देवी नाओरेम विन सिल्वर मेडल इन वुशु एशियन गेम्स 2023. सो एशियन गेम्स वुशु के अंदर हम सिल्वर लेकर के आए हैं, रोशबीना लेकर के आए हैं, और रोशबीना किससे जुड़ी हुई है? वुशु से जुड़ी हुई है. एक तरह का मार्शल आर्ट फॉर्म होता है. एशियन गेम्स में पलक गुलिया जो है उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर. तो शूटिंग के अंदर हम गोल्ड लेकर के आए हैं. पलक गुलिया अगेन किससे जुड़ी हुई हैं? ये शूटिंग से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, एंड आई गेस दिस शुड बी इट अबाउट स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स की एक एग्जॉस्टिव कैटेगरी थी जो हमने कंप्लीट कर ली है. इंडिंग्स रैंकिंग रिपोर्ट्स देख चुके हैं, स्पोर्ट्स देख चुके हैं. अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, विच इज इंटरनेशनल न्यूज. चलिए, ओके, उससे पहले भी क्वेश्चन है आपके लिए. वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन. हाल ही में, रादर आई थिंक कल ही या परसों की मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रही थी, तो हमने ये डिस्कस किया है कि टू बी इनॉग्रेटेड होना था, जो आप सितंबर का कंपाइलेशन देखोगे, लेकिन अब ये इनॉग्रेट हो चुका है.
वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कौन सा है जो भारत के बाहर बना हुआ हो? अंकोर वत है जो कि कंबोडिया के अंदर है, ठीक है। अब वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो कि भारत के बाहर हो, वो इनॉग्रेट हुआ है किसी देश के अंदर कहीं पे, तो वो कहाँ पे हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नहीं आता तो डोंट वरी, पढ़ेंगे। चलिए, इंडियन ओरिजिन थर्मन षणमुगरत्नम विन सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी सिंगापुर को अपने नए प्रेसिडेंट मिले हैं और वो कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। बस इतनी सी एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी थी। और उसके बाद सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे 4 चलती हैं, इंग्लिश, मलय, मैंडरिन चाइनीज और तमिल, और सिंगापुरियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। सीनियर डिप्लोमैट गोपाल बागले अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑस्ट्रेलिया भाग ले भाई, ठीक है, या घूमने जाना ऑस्ट्रेलिया भाग ले। सो बागले से भागले आप कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो। श्री बागले जी जो हैं वो प्रेजेंटली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका है और उनको फिर ये पोजीशन दी जाएगी और ये रिप्लेस करेंगे एज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया किसको? मनप्रीत वोहरा को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स has appointed मदन लाल रैगर एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये है कॉन्गो, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए इंडियन एम्बेसडर कौन बनेंगे? रैगर साहब बनेंगे, मदन लाल रैगर। सो कॉन्गो एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो लाल रंग का आपके पास एक कॉन्गो है, ऐसे भी कर सकते हो। पार्लियामेंट ऑफ वनुआतू इलेक्ट्स सेतो किलमन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। सो वनुआतू कहाँ है? वनुआतू इज बेसिकली एन आर्किपेलेगो, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो कि ये आपको दिख रहा होगा ओशिनिया रीजन में पड़ता है। और यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सातो किलमन बने हैं। JES, world's most advanced Arabic large language model has been released। तो JES क्या है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। JES क्या है? सो अरबिक और इंग्लिश में ट्रांसलेशंस करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। मोस्ट एडवांस अरबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसको लॉन्च किया गया है और इंसेप्शन नाम की एक यूनिट है अबू धाबी AI कंपनी की, G42 नाम से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अबू धाबी की, उसकी एक यूनिट है इंसेप्शन। इन्होंने रिलीज किया है JES को, जो कि मोस्ट एडवांस अरेबिक लैंग्वेज मॉडल होने वाला है। बायलिंगुअल अरेबिक इंग्लिश मॉडल है, यानी इंग्लिश से अरेबिक, अरेबिक से इंग्लिश के अंदर काफ़ी सारे टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट की समरी, क्वेश्चन आप पूछो तो आंसर कर देगा, तो अरेबिक में पूछो इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में पूछो अरेबिक में चाहिए, ये सारा काम हो सकता है। ओपन सोर्स है, यानी कि लोग इसके अंदर और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? AI अरेबिक वर्ल्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज इंग्लिश में ही मेजॉरिटी काम होता है और अरेबिक और इंग्लिश में अब ट्रांसलेशंस के बाद वर्क कैन एनहांस अ लॉट। देन PM मोदीज विजिट टू जकार्ता इंडोनेशिया। सितंबर की बिगिनिंग में जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, उन्होंने इन्वाइट किया PM मोदी को टू विजिट। सो दिस न्यूज़ इज अबाउट दैट। PM मोदी विजिट टू जकार्ता इंडोनेशिया ऑन 6 and 7 सितंबर। जो वहाँ के हिज एक्सेलेंसी लिखते हैं HE होको विदोदो, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, उन्होंने इन्वाइट किया था और उसके चलते PM मोदी ने 20th आसिया इंडिया समिट भी अटेंड किया इंडोनेशिया में और 18th ईस्ट एशिया समिट भी अटेंड किया। बिकॉज दोनों कौन होस्ट कर रहे थे? इंडोनेशिया होस्ट कर रहा था, बिकॉज आसिया को इस बार के लिए चेयर भी कौन कर रहा है? इंडोनेशिया चेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी इंडोनेशिया के अंदर हुए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। ये एक और न्यूज़ है जो यही इनकॉर्पोरेट कर दी गई है, दैट 43rd एडिशन ऑफ आसिया समिट कहाँ हुआ? जकार्ता के अंदर हुआ 5 to 7 सितंबर। तो आसिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर होस्ट की गई है अभी, तो वो इंडोनेशिया के अंदर होस्ट की गई है। देन क्योंकि हम आसिया की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? लेट अस अंडरस्टैंड। आसिया एक ग्रुप है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 8 अगस्त 1967 में शुरू की गई थी और 5 कंट्रीज थे जो कि इसके इनिशियल मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आज की बात करें तो 10 मेंबर्स हैं इसके, राइट। और 11th मेंबर बहुत जल्दी बन जाएगा, उसको अप्रूवल मिल चुका है, उसको बस ऐड होना रहता है। सो इंडिया विल ओपन एम्बेसी इन तिमोर लेस्ते। ये अनाउंसमेंट इंडिया की तरफ से आता है कि हम इंडियन एम्बेसी खोलेंगे दिल्ली, तिमोर लेस्ते के अंदर। दिल्ली इज़ द कैपिटल। और तिमोर लेस्ते की अगर हम बात करें तो वो आसिया में 2022 में ज्वाइन हुआ एज ऑब्जर्वर और अब उसको एक तरह से अप्रूवल मिल गया टू बी द मेंबर एंड सून इट विल बिकम मेंबर ऑल्सो। देन इंडिया
का क्या पोजीशन है आसियान के अंदर, तो ये डायलॉग पार्टनर है। हम मेंबर नहीं है लेकिन हम डायलॉग पार्टनर है, जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी डायलॉग पार्टनर्स हैं। आसियान ने अग्री किया है टू एडमिट तिमोर लेस्ते एज 11th मेंबर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और तिमोर लेस्ते ने 2011 के अंदर अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, फिर वो ऑब्जर्वर बना और उसको अप्रूवल मिल चुका है कि हाँ भाई आपको एडमिट किया जाना है। तो एशिया की यंगेस्ट कंट्री के तौर पे इसको ये जो तिमोर लेस्ते है इसको बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने 2022 के अंदर अप्रूवल दिया है कि हाँ जी आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो। तो इसलिए एशिया का यंगेस्ट कंट्री भी अगर पूछा जाता है कौन सा है तो तिमोर लेस्ते है, उसकी कैपिटल दिल्ली है, US डॉलर वहाँ की करेंसी है। जर्मनी इज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल सेटअप टू ओपन इन बर्लिन। सो जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर जो इंडिया है उस लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ओपन होने जा रहा है। जर्मनी का लार्जेस्ट, वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही, जर्मनी का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ होगा, बर्लिन में होगा। और कौन सा होगा, श्री गणेशा हिंदू टेम्पल, इट विल बी ओपनिंग सोन। जॉर्जिया ने डिक्लेयर किया है, जॉर्जिया जो कि एक ट्रांस नेशनल कंट्री माना जाता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रादर, यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा माना जाता है। सो उसने डिक्लेयर किया है अक्टूबर टू बी द हिंदू हेरिटेज मंथ। देन टाइफून हाइकू, टाइफून जिसका नाम क्या है, हाइकू कॉजेज डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल टाइटून, ताइवान के अंदर। तो हाइकू कहाँ पे अपना इम्पैक्ट दिखाता है, ताइवान के अंदर उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया। व्हाट इज हाइकू, हाइकू वाज अ टाइफून जिसने कि ताइवान में अपना इम्पैक्ट दिखाया। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट कौन से देश इसमें शामिल है, कहाँ होना है, कहाँ इस पे काम चल रहा है, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कीजिए। इंडिया और सऊदी अरेबिया 2 देश इसमें शामिल है, नंबर 1, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इंडिया और सऊदी अरेबिया ने अग्री किया कि इनका जो $50 बिलियन US का वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उस पर काम अब तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो न्यूज़ रही, ओके। अब वेस्ट कोस्ट की बात करें यानी कहाँ है ये, तो ये सेटअप होगा रत्नागिरी महाराष्ट्र में, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट रत्नागिरी महाराष्ट्र में इसको सेटअप किया जाना है। और इसको 2014 में कंसेप्चुलाइज किया गया था। इसको रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड भी कहा जाता है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के तौर पे, यानी बिल्कुल स्क्रैच से इसको शुरू किया जाएगा, उसके तौर पे इसको तैयार किया जाएगा। और लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के तौर पे देखा जा रहा है कि इस्टेब्लिश होगा दुनिया में। ये जो प्रोजेक्ट है ये 50-25-25 जॉइंट वेंचर के तौर पे शुरू हुआ था 2017 में, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया की 3 नेशनल कंपनीज थी जिनके ये स्टेक्स थे। कौन सी वो 3 थी, IOCL, देन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड देन HPCL। लेकिन फिर 2019 में क्या हुआ, सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है सऊदी अरामको एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये इन्वॉल्व होती है और 50% स्टेक इसका चला जाता है। तो 50-50 स्टेक के ऊपर इंडिया और सऊदी अरेबिया के ये डेवलप होना है, ठीक है। अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी क्लाइमेट एम्बिशन समिट। जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ उसमें कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, चाइना, US, इंडिया, तीनों ने ही नहीं किया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्यों डाला, बिकॉज अगली न्यूज़ इसी से रिलेटेड है, आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023, सो ये कंडक्ट हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। चाइना, US, इंडिया अमंग टॉप 3 एमिटर्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, लेकिन इस बार तीनों ही पार्टिसिपेट नहीं किए इस पर्टिकुलर समिट को, ओके। और अप्रॉक्सीमेटली 42% ग्लोबल एमिशंस जो होते हैं वो इन 3 कंट्रीज से ही होते हैं। पर्पस क्या था इस समिट का, जो एक टारगेट लिया गया था कि हमको अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिटिंग है ग्लोबल वार्मिंग, प्री इंडस्ट्रियल एरा के टाइम से आज सिर्फ 1.5% बढ़ी हुई होनी चाहिए, इसके ऊपर और नहीं बढ़नी चाहिए। तो उसी को अपहोल्ड करने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी, ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी। इंडिया के जो क्लाइमेट प्लेजेस हैं वो फटाफट देख लेते हैं। इंडिया ने अपडेट की अपनी क्लाइमेट प्लेज 2022 के अंदर कि भाई हम क्लाइमेट के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। तो पहले तो हम एमिशंस को रिड्यूस करेंगे 45% तक। 2005 के मुकाबले 2030 की अगर हम बात करें तो 45% एमिशंस हमारे कम हो जाएंगे, नंबर 1। 50% हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, ओके। एंड फाइनली हम नेट ज़ीरो एमिशंस पे पहुंच जाएंगे 2070 तक, यानी कोई कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने हैं हमको एमिशंस के थ्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, AES। अब ये भी क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसके लिए आपको दिया जा रहा है। माली, बुर्किना फासो, नाइगर, चैड। चैड इन
is not a member of Alliance of Sahel States. Now what is Alliance of Sahel States? इससे related हमें न्यूज़ पढ़नी. Alliance of Sahel States. So देखो 3 कंट्रीज हैं, माली, बर्किना फासो, नाइगर. इन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट यानी एक ऐसा अग्रीमेंट साइन किया है कि हम तीनों आपस में एक दूसरे को डिफेंड करेंगे अगर कोई भी इंसर्जेंसी आ जाती है, किसी भी तरह का कोई हमला हो जाता है, किसी भी तरह का कू यानी कि जो मिलिटेंट्स हैं वो पॉलिटिकल पावर में आना चाहते हैं, इस तरह का कुछ भी होता है तो इसको अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स कहा गया. ठीक है, तो किसी भी तरह का पॉसिबल थ्रेट होगा, आर्म्ड रिबेलियन होगा, एक्सटर्नल अग्रेशन होगा तो माली, बर्किना फासो और नाइगर एक दूसरे को हेल्प करने वाले हैं. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए एक रीजन है लिप्ताको गोरमा रीजन. लिप्ताको गोरमा रीजन, उसको पहले यहाँ देखिए, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है और ये जो ऑरेंज कलर में आपको सर्कल दिख रहा होगा तो ये बॉर्डर पे आता है माली, बर्किना फासो और नाइगर के ये रीजन. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस काफ़ी सालों से रहे हैं, आर्म्ड रिबेलियन रिसेंट ईयर्स में बहुत हुए हैं यहाँ पे. तो इस एरिया में जो तीनों कंट्रीज आती हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ संधिया पैक्ट कर लिया है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे. तो 2020 से ही काफ़ी सारे कू क्या होते हैं, जो मिलिटेंट्स होते हैं वो पॉलिटिकल होल्ड ले लेते हैं, सरकार को गिरा देते हैं, उनको कैदी बना लेते हैं और खुद देश चला रहे हैं. तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिले, हाल ही में नाइगर को में भी देखने को मिले थे. एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, इस पे हुई कॉन्फ्रेंस. किस चीज़ पे कॉन्फ्रेंस हुई? एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट की, मुर्मू जी ने इनॉग्रेट की ये कॉन्फ्रेंस. कहाँ? नई दिल्ली के अंदर. ये बाइनियल कॉन्फ्रेंस होती है यानी 2 साल में एक बार होती है. तो पूछा जा सकता है एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुई, इसको इनॉग्रेट किसने किया? ठीक है, अब ये जो फोरम था 1996 में बना था. बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है? देखो नाम से समझ में आ रहा है, ह्यूमन राइट्स. सो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं एशिया पैसिफिक रीजन के, उनको एक साथ लाना, ये इसका एक मेजर कंसर्न था. इंडिया इसका मेंबर 1996 से ही है, जब से ये बनी है. ये इसका पोस्टर है जो न्यूज़ हमने पढ़ी है. लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन यूएस. सो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट और यूएसए का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल न्यू जर्सी के अंदर इनॉग्रेट हो गया. यहाँ पे आप देख रहे हो टू बी इनॉग्रेटेड, लेकिन आज की बात करें तो इनॉग्रेट हो चुका है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट. मैंने वहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट तो नहीं बोला, आई माइट हैव, इसलिए मैं वापस करेक्ट कर रही हूँ. वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंकोर वाट है कंबोडिया के अंदर हिंदू टेम्पल, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अब न्यू जर्सी यूएस के अंदर ओपन हो गया है. अक्षरधाम मंदिर है ये, और यहाँ लिखा हुआ ही है आपका लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंकोर वाट कंबोडिया के अंदर है. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट फाइव आइज अलायंस. फाइव आइज अलायंस, इंडिया कनाडा का जो बीच में अभी विवाद चला, उसमें उस पूरे विवाद में एक अलायंस का नाम सामने आया, फाइव आइज अलायंस. तो अब हमको देखना है ये फाइव आइज अलायंस क्या है. सो रिसेंट इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ था और उसके अंदर एक अटेंशन गया फाइव आइज अलायंस के रोल के टुवर्ड्स. सो ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है. अगर कोई भी जानकारी आपको पता चलती है तो हमारे साथ भी आप साझा करोगे, आपको पता चलती है तो हमारे साथ भी आप शेयर करोगे. सो इस तरह की एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है 5 देशों के बीच में. 5 आइज, 5 आंखें आपको देख रही हैं ना, तो 5 जगह से आपने निगरानी रखी हुई है. कौन से वो 5 देश हैं? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड. यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. अगर आप मैप पे देखोगे यूएस कनाडा हो गया, देन यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गया. ये 5 आइज हैं और इन नेशन ने क्लोजली इंटेलिजेंस मैटर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऊपर कोलैबोरेट किया हुआ है. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही ये अलायंस काम कर रही है और ये ब्रिटेन, यूएसए, जो कि बाद में यूके यूएसए अग्रीमेंट, फिर कनाडा ने ज्वाइन इन किया, फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन इन कर लिया. ठीक है, तो बस ये 5 देशों के नाम आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं, राइट. सो यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 आइज अलायंस में आता है. G4 कंट्रीज, तो अभी न्यूज़ आई कि भाई G4 कंट्रीज है, उन्होंने बोला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको और देशों को अपने परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे ऐड करना चाहिए, तभी आप ट्रू ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन करोगे. जैसे हमने यूनाइटेड नेशंस कई बार पढ़ा है और पूरी एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं. जब से वो बनाए तब से आज तक भी वो 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर भी है, यानी अगर वो नहीं चाहते किसी डिसीजन में ओके करना तो वो डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा. कोई भी दुनिया में उस डिसीजन को अग्री नहीं कर सकता है. तो इसके चलते
G4 कंट्रीज है जिन्होंने आप विपत्ति उठाई है कि मतलब विपत्ति जाहिर की है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन डालिए। नॉन परमानेंट 10 होते हैं, परमानेंट 5 होते हैं, 15 देश मिलकर के पूरे ग्लोब का डिसीजन ले रहे हैं, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये G4 कंट्रीज हैं कौन से? इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी। बिग जापान से आप इसको याद रख सकते हो, BIG, यानी ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान, ठीक है। इन्होंने बोला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, वो इसेंशियल है, तभी आप कह सकते हो कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है। और ये बात 78 सेशन ऑफ UNGA के अंदर सामने देखी गई, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कौन से हैं वो 5 परमानेंट मेंबर्स? US, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड UK। और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं जो हर 2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। सो ये बिग 5 से आप इन 4 G4 कंट्रीज को याद रख सकते हैं। I2U2 टेक्स पार्टनरशिप फॉरवर्ड, अनाउंसेस जॉइंट स्पेस वेंचर। सो न्यूज़ आती है कि I2U2 जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाया और अनाउंस किया है कि हम जॉइंट स्पेस वेंचर भी करेंगे, ठीक है। तो अभी I2U2 कौन है? I2 इंडिया, इजराइल, यानी I से 2 कंट्री आ गई और U से 2 कंट्री आ गई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड USA। सो I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE, US। इन्होंने बोला है कि अब हम स्पेस जॉइंट वेंचर की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। इनिशियली इसको 2021 में I2U2 ग्रुप को बनाया गया था। कैसे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, अभी ज़्यादा कुछ बताया नहीं। लास्टली हम देखते हैं क्वेबेक इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेबेक इंडिपेंडेंस मूवमेंट कौन सी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, तो कनाडा से रखता है। सो ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो, क्वेबेक कनाडा का हिस्सा है और इसी में ये मूवमेंट है। अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो कनाडा है वो कॉलोनाइज किया गया था, सबसे पहली फ्रेंच कॉलोनी जो बना वो कनाडा बना था, ठीक है। 1530 से इसका कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। कनाडा वाज द फर्स्ट फ्रेंच कॉलोनी। फिर जब ब्रिटिश का आना होता है, अच्छा, फ्रेंच सेटलमेंट कब शुरू हो गया, यानी फ्रेंच लोग वहाँ जाके रहने लग गए 1608 में। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनी बनी तो ब्रिटिशर्स आकर के रहने लग गए, ऐसे कनाडा पे फ्रेंच कॉलोनी बनी तो फ्रेंच लोग जाकर के रहने लग गए। मेनली क्यों जाते थे? जैसे हमारे पास स्पाइसेस के लिए और बाकी रिसोर्सेज के लिए, यहाँ पे फर ट्रेड के लिए आना हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 साल तक कनाडा एक फ्रेंच कॉलोनी थी। फिर कहानी में बदलाव आता है 70-60s में, जब ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया कनाडा के ऊपर और फ्रांस को डिफीट कर दिया, तो फ्रेंच और इंडियन वॉर हुई, उधर से ब्रिटिशर्स थे और फाइनली कनाडा का क्या हुआ, कनाडा वॉज डिवाइडेड इनटू अपर कनाडा, जिसमें कि ब्रिटिश लोग ज़्यादा देखने को मिले, वो आके वहाँ बसे, और एक लोअर कनाडा था जहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज बसी हुई थी, फ्रेंच लोग वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। अब ये जो लोअर कनाडा है इसी को नाम दे दिया गया क्वेबेक। और 1867 में कनाडा को फिर यूनाइट कर दिया गया, राइट, जिसमें ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट के तहत ये यूनिशन हो गया। लेकिन तब से ही फॉर डेकेड्स जो रेजिडेंट्स हैं ना क्वेबेक के, वो कहते हैं कि हमें तो एक सेपरेट नेशन के तौर पे बना दीजिए, बिकॉज हम फ्रेंच हैं, हमारे कल्चर भी डिफरेंट है, ऊपर ब्रिटिश कल्चर चलता है, हमारे यहाँ अलग चलता है, तो वी वांट टू बी अ सेपरेट नेशन। और इसी के चलते ये क्वेबेक जो हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोला, ये इसी लोअर कनाडा वाले रीजन जो कि फ्रेंच ऑक्यूपेंसी है मेनली, उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब हम 2 शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने लीड किया एक डेलीगेशन, यानी जो पूरी टीम जाती है इन द 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, और ये कहाँ हुआ, जोहानिसबर्ग के अंदर हुआ, और इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किया इन्होंने। फिर इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की है, कहाँ की, बेंगलुरु के अंदर की। पहली बार इंडिया के अंदर इसको होस्ट किया गया, बेंगलुरु ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, इंडेक्स, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। आई होप जो भी हमने पढ़ा सब आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF कंसोलिडेटेड तो सारे पार्ट्स का अवेलेबल है ही parcham-classes.in पे, पर जो हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं वो भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं आपके PDF बैंक में और CA सब्सक्रिप्शन में, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। जाते जाते ये एक इमेज आप देख रहे हो, व्हाट इज इट लुकिंग लाइक? कुछ मेसी है ना? यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कुछ बो बनाया, पर यहाँ ये क्या है? इट इज़ ऑल घचड़ पचड़, है ना, इट इज़ ऑल मेसी। सो लेट मी नरेट अ शॉर्ट स्टोरी टू यू, मे बी यू कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ द बुक्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। सो एक बार एक मदर बैठ कर के इसी तरह की कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और लैप में एक बच्चा लेटा हुआ था। तो बच्चे को क्या दिख रहा था? बच्चे को नीचे वाला व्यू दिख रहा था एम्ब्रॉयडरी का, ये वाला व्यू।
तो वो पूछता है मम्मा से, छोटा सा बच्चा था, मे बी 6-7 ईयर्स ऑफ एज, जैसे कि मेरी डॉटर है कायरा, मम्मा व्हाट आर यू डूइंग, ये इतना मैसी सा, कुछ समझ तो नहीं आ रहा, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, पर कुछ अच्छा तो बन ही नहीं रहा, क्यों बना रहे हो, छोड़ दो इसको, एंड इट इज़ नॉट लुकिंग गुड. सो मदर स्माइल पेशेंटली एंड सेड वेट, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस. बच्चा बहुत इम्पेशेंट हो रहा है, क्या है इतना गंदा सा बना रहे हो मम्मा, आपसे अच्छा तो मैं ही बना लूँ, मुझे ही दे दो आप, तो लेट इट बी, जस्ट गिव इट टू मी. सो बच्चा कंप्लेन किए जा रहा है, क्रिब किए जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हुआ जा रहा है देख देख के कि क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, आप इससे कुछ अच्छा कर सकते हो, व्हाई यू डूइंग दिस. देन फाइनली व्हाट हैपेंड, मदर आफ्टर सम 10-15 minutes shows the other side to the child. And when the child saw this side, the child was like, wow. Why? Because child सिर्फ ये imagine कर पा रहा था, उसको opposite side का कुछ दिख ही नहीं रहा था. So while पूरे टाइम वो complain, crib, sad, frustrated था, जैसे ही वो opposite side of thing देखता है, जब चीज़ें unfold होती हैं, जब other side of the design सामने आता है, तो वो बोलता है wow, this is so beautiful, आप ये बना रहे थे इतने टाइम से, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था. Then mother smiles and says कि आप जिस साइड ऑफ प्लेस से देख रहे थे वहाँ से आपको ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा, बिकॉज आई हैड अ लार्जर डिज़ाइन इन माइंड, राइट. मेरे दिमाग में जो था मैं उस हिसाब से काम करी थी, आप अपने छोटे से दिमाग से, आपकी छोटे से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से उसको समझने की कोशिश कर रहे थे. बट यू नीड टू हैव ट्रस्ट इफ समबडी इज़ डूइंग समथिंग फॉर यू, जिसमें आपका फेथ है, तो हैव ट्रस्ट, समबडी मस्ट बी डूइंग गुड. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? इस छोटे से बच्चे की जगह खुद को प्लेस करो, और इस मदर की जगह ऑलमाइटी, आप उसको जो भी नाम देते हो, यूनिवर्स, द एनर्जी, कॉस्मोस, भगवान, अल्लाह, जो भी आप उसको नाम देते हो, हायर एनर्जी, हायर पावर, उसको रखो. हम हमारी लाइफ में कितना क्लिप कंप्लेन करते हैं ना, क्या चल रहा है यार ये लाइफ में, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसमें मैं जाऊँ तो इधर फेल, उधर देखो तो रिलेशनशिप में ट्रबल हो रहा है, इधर देखो तो हेल्थ गड़बड़ चल रही है, इधर देखो तो मन उदास रहता है, कुछ भी नहीं चल पा रहा है, एवरीथिंग इज मेस्ड अप. And there the supreme power, whosoever is designing your life, must be, thinking, अगर वो हम उसको पर्सोनिफाई करें, एक इंसान जैसा सोचें कि अगर वो हो, तो वो क्या कर रहा होगा, उस सोच के मुस्कुरा रहा होगा या मुस्कुरा रही होगी कि भाई थोड़ा तसल्ली रखो, कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा बनाया जा रहा है आपके लिए, आप अपनी साइड से देख रहे हो. होता है ना, हम जब लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं, जैसे नाउ आई एम 38, राइट, अब जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो एवरीथिंग मेक्स सेंस, कि जो भी हुआ, जो कुछ गलत भी हुआ, तो भी वो अल्टीमेटली कुछ अच्छे की तरफ ले जा रहा था, कुछ फेलियर्स भी हुए तो कुछ बहुत सक्सेस की तरफ ले जा रहे थे, कुछ रिश्ते टूटे तो नए अच्छे रिश्ते जुड़ने के लिए टूटे शायद, तो या फिर कुछ भी बुरा हुआ तो मुझे एज अ पर्सन स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ. तो जो भी कुछ हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, ब्यूटीफुल डिज़ाइन जैसा दिखता है, लेकिन आज हम कंप्लेन करते हैं. सो दिस डिवाइन डिज़ाइन गिव्स अस अ स्मॉल लेसन. अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते चलिए, बट एट द सेम टाइम ट्रस्ट the energy and the process. Do not lose hope and faith, because something beautiful is definitely coming up. ठीक है? On this note, I take your leave. Take good care of yourself. जल्दी ही मिलते हैं साइंस टेक और डिफेंस के साथ में और स्टेट न्यूज़ के साथ में. बाय.